चलिए बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे आव्यूह के बारे में कि आव्यूह क्या होता है। ठीक है, और इसकी पंक्ति क्या होती है, इसके स्तंभ क्या होते हैं, अवयव क्या होता है, ठीक है, कोटि क्या होता है और इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ और कैसे होता है। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग जान लेंगे कि जो आव्यूह है, ठीक है, जो ये आव्यूह है वो क्या होता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा कि इसके अवयव क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद बात आती है पंक्ति की। आव्यूह की जो पंक्तियाँ होती हैं वो क्या होती है, स्तंभ जो है क्या होते हैं, कोटि क्या होती है और उपयोग इसका कहाँ करते हैं। ठीक है, ये 6 बातें हम लोग आज जानेंगे कि ये 6 क्या क्या होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आव्यूह की। ठीक है, तो आव्यूह क्या होता है, तो इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ठीक ना, यानी कि संख्याओं या फलनों के एक आयताकार व्यवस्था होता है आव्यूह। ठीक है, जिसमें हम कुछ नंबर्स या कुछ जो फंक्शन है एक ब्रैकेट में रख करके निरूपित कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ संख्याएं ले लेते हैं 2 4 6 8 5 3 2 1 6। ठीक है, तो ये कुछ संख्याओं का एक समूह हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इसको इस तरीके से अरेंज करके एक जब बड़े ब्रैकेट में, ठीक है, रख देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, सीधी बात है, आव्यूह क्या होता है, तो ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें संख्याओं या फलनों को रखा जाता है। ठीक है, ये जो आव्यूह हम लोग इसी तरीके से नहीं, इसको हम ऐसे भी इस ब्रैकेट में रख करके भी निरूपित कर लेते हैं। 2 4 6 8 5 3 2 1 6। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग इसको निरूपित करते हैं। जनरली हमारे किताबों में इस तरीके से निरूपित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी इसी तरीके से ऐसे निरूपित कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इस आव्यूह को जानते हैं कि आव्यूह क्या होता है। तो एक मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना लिख रहा हूं कि राम के पास दो लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। मैं की इंफॉर्मेशन लिखा। मैं एक और लिखता हूं कि जो श्याम है के पास 6 लाल तथा 3 काली गेंदें हैं। या मैं ये ले लूं कि रवि के पास 2 लाल तथा 2 काली गेंदें हैं। या मैं ये लिख लूं कि अंकित के पास 5 लाल तथा 8 काली गेंदें हैं। तो इतना ये मैं एक इंफॉर्मेशन लिख दिया। और इस इंफॉर्मेशन लिखने के लिए ये तो खैर मैं 4 इंफॉर्मेशन ले लिया और साइन का यूज करके इसे मैं लगा दिया, आसानी से लिख लिया। अगर इसी तरीके के इंफॉर्मेशन हमारे 100 हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए तो उसको थोड़ा लिखना लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में और आसानी से, ठीक है, हम लोग चाहेंगे लिखना, एक्सप्लेन करना, तो एक हम लोग मेथड पढ़े हैं, टेबुलर मेथड।
ठीक है, क्या पढ़े हैं? टेबुलर मेथड। ठीक है, क्लास 11th में जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ से पढ़े थे सेट के टाइप्स। ठीक है, जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के टाइप्स कि कितने तरीके से हम उसको निरूपित करते हैं। तो उसमें दो मेथड पढ़े थे, एक रोस्टर यानी कि तालिका विधि, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा पढ़े थे सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि गुण विधि, वो जाने थे। तो उसी में जो रोस्टर फॉर्म होता है उसी का एक नाम होता है, उसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड। उसी को हिंदी में बोलते हैं तालिका विधि। ठीक है, तालिका विधि या सूची विधि भी इसका नाम ले लेते हैं, तालिका विधि, या इसी को हम लोग सूची विधि भी। ठीक है, टेबुलर यानी कि टेबल यानी कि सूची। ठीक है, इसे तालिका भी बोल लेते हैं, सूची भी बोल लेते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत ये जो हमारा जो इंफॉर्मेशन दिया है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, नाम, एक कॉलम ऐसे बना दिया। ठीक है, इसमें लिख दिया लाल गेंद, लाल गेंदे, और इसमें लिख दिया काली गेंदे। ठीक है, ये बना दिया। मैंने यहाँ पे रख दिया राम, यहाँ पे 2 लाल 6 काली, यहाँ पे श्याम, 6 लाल 3 काली, रवि 2 लाल 2 काली, अंकित 5 लाल और 6 ये 8 काली गेंदे हो गई। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है इसको और आसानी से हम कुछ यूँ लिख लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा समय का भी बचत हुआ हमारा, और आसानी से हम समझ में भी आ गया। या फिर आप लोग घर पे मम्मी जब जो लिस्ट बनाती है, ठीक ना, जो घर के सामानों का लिस्ट बनता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से लिस्ट बनता है ना यहाँ पे, कि घी, ठीक है, तेल, फिर उसके बाद क्या चीज़, साबुन, फिर और बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट, फिर आपके ले लेते हैं सरफ वगैरह वगैरह, ऐसे ले लेते हैं। तो ये लिस्ट जब बनती है तो यहाँ पे ये लिस्ट होती है, और यहाँ पे कितने का क्या है, ठीक है, वो लिख दिया जाता है कि जो घी है वो 250 रुपये की लिया गया है, जो तेल है वो 70 रुपये का, साबुन 20 रुपये का, बिस्किट 10 रुपये का, सरफ 40 रुपये का। ठीक है, फिर ऐसे ही ये लिस्ट बनता है। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट बनती है, ठीक ना, इनको हम लोग आसानी से बना लेते हैं। अब यूँ नहीं ना बोलते हैं कि राम दुकान से घी 250 रुपया में लाया, राम दुकान से तेल 70 रुपया में लाया, राम दुकान से साबुन 20 रुपया में लाया, राम बिस्किट दुकान से 10 रुपया में लाया, राम सरफ दुकान से 40 रुपया में लाया। तो ये जो इंफॉर्मेशन ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है बोलने में भी और लिखने में भी, तो हम लोग एक ये सूची बना लेते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है, टेबुलर मेथड के अकॉर्डिंग। तो उससे हम लोग आसानी से जो इंफॉर्मेशन है जल्दी से यहाँ लिख भी लेते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो नंबर्स हैं, ये 2, 6, 2, 5, 6, 3, 2, 8, ठीक है, इन्हीं का जो अरेंजमेंट होता है, जब इनको केवल इन संख्याओं को हम इसमें कुछ ऐसे रख दे, इसी संख्याओं को, ये 2, 6, 2, 5, ये 6, 3, 2, 8, ये ऐसे रख दिए, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो इन्हीं ये जो अरेंजमेंट आया है इसे ही हम आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक बात आती है कि
आप लोग थोड़ा सा और कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि जो हम ये लिख रहे हैं तो ये और आराम से हम लोग समझ सकते थे राम, ठीक है, फिर श्याम, फिर रवि, अंकित, ये 2 6 2 5 6 3 2 8। ये सर आप जो ये लिख रहे हैं ऐसे, उसमें क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो नहीं, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा के अनुसार नहीं हो रहा है, परिभाषा को परिभाषित नहीं कर रहा है। परिभाषा में कहा जाता है कि संख्याओं या फलनों के अरेंजमेंट को हम आव्यूह कहते हैं। तो ये नाम हमारे नहीं ना आते हैं इसमें, तो ये नहीं होता है। केवल संख्याओं जैसे हम लोग ले लिए y = sin x, ठीक है, y = जो f(x) है इसकी जो वैल्यू है वो हो गया log x, ठीक ना, फिर ये y = 2x, ठीक है, ये फलन हो गया। तो इनका अरेंजमेंट, ये जैसे मैं 2 sin x ले लिया, ठीक है, ये 2x log x ले लिया, फिर 5 e⁻x ले लिया, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट आया, इस अरेंजमेंट को ही हम आव्यूह कहते हैं। सीधी बात है कि आव्यूह क्या होता है, तो संख्याओं या फलनों का एक अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था होती है जिसमें हम संख्याओं को रख करके निरूपित करते हैं, ठीक है, जिसे हम एक ये बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं या फिर इस ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग रख करके दिखाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये रहा बात हमारी आव्यूह की। देखिए आप समझिए, जो परिभाषा या जो भी नोट्स है आप ये टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको सारे जो नोट्स होंगे या FB पेज पर एजुकेशन विजिट जो है FB पेज पर आप ढूंढेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इन सारे चैप्टर्स का नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ पे है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, कपड़ा कहाँ है जी, चलिए देखते हैं। तो ये तो बात रही हमारी आव्यूह की, तो जान लिए कि आव्यूह क्या है। अब बात हम लोग कर लेंगे कि इसके अवयव क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारी संख्याएं या वो फलन जो उस अरेंजमेंट में होती हैं, ठीक है, जो अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उनमें स्थित जितनी भी संख्याएं होती है या जो भी फलन होते हैं उन्हें हम उस आव्यूह के अवयव कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं यही ले लिया तो इसमें 2 5 4 8 1 2 3 6, ये 6 हुआ, तो ये सभी के सभी क्या कहलाए, इस आव्यूह के अवयव यानी कि एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ले लिया, ये एक आव्यूह ले लिया 2x sin x, ठीक है, cos x माइनस sin x, ये मैंने एक आव्यूह ले लिया, ठीक है। तो इस आव्यूह के जब अवयव की बात करते हैं तो आव्यूह में जो स्थित ये जो फलन है, ठीक है, इन्हीं फलनों को, ये जो प्रत्येक फलन ये हो रहा है माइनस sin x cos x sin x 2x, इनको हम बोलते हैं आव्यूह के अवयव। ओके, अब बात करते हैं कि आव्यूह की पंक्ति क्या होती है और स्तंभ क्या होते हैं। आव्यूह की पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। तो बाबू ये समझ लीजिए कि जो ये संख्याएं मिलती हैं, जो ये हमें आव्यूह मिलता है, ये 3x 2 1 5 3 2x, ये जो भी मिल जाता है, ये 2 1 3, ये मिल गया। तो इसमें हमारे जो आव्यूह में जो अवयव हैं, जो संख्याएं हैं, जो फलन है, वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर में, ठीक ना। यानी कि
ऐसे संख्याओं का ग्रुप हमें मिल जाता है। ठीक है, ये संख्याओं का ग्रुप हमें मिल गया। या हम यू ले लें, ये 2 3 1 5 2 1 6 3 2 ये ले लें, तो इसमें भी हमें ग्रुप कुछ यू मिल जा रहा है, ऐसे ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इस आव्यूह में संख्याओं का, फलनों का, वो दो प्रकार से मिलता है। एक क्षैतिज ग्रुप मिलते हैं और एक ऊर्ध्वाधर ग्रुप मिलते हैं। तो जो क्षैतिज ग्रुप होते हैं, क्षैतिज समूह, संख्याओं के क्षैतिज जो समूह होते हैं, उन क्षैतिज समूह को हम पंक्ति बोलते हैं। ये जो क्षैतिज समूह यानी कि ओरिजेंटल जो ग्रुप्स होते हैं नंबर्स का, उसे हम लोग बोलते हैं पंक्ति, यानी कि रो, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे जो रो हैं वो 3 है। तो पहले वाले को R1, दूसरे वाले को R2 और तीसरे वाले को R3 से निरूपित कर लेते हैं। ओके, अब ये जो ग्रुप है हमारा ऐसे भी मिल जाता है, ठीक ना, क्षैतिज समूह नहीं, ऊर्ध्वाधर समूह भी मिल जाता है। तो ये जो ऊर्ध्वाधर समूह हो रहा है, समूह, इसी को हम लोग बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, और ये जो स्तंभ होता है इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, जिसका पहला लेटर सी होता है। तो जो स्तंभ होता है हम उसे सी से निरूपित करते हैं। पंक्ति को रो बोलते हैं और रो इंग्लिश में रो बोलते हैं, और रो का पहला अक्षर जो है, पहला लेटर जो है वो आर होता है, इसलिए हम आर से निरूपित कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये जो फर्स्ट में आया है उसे C1 यानी कि पहला कॉलम यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा जो है उसे C2 यानी कि दूसरा कॉलम यानी कि दूसरा जो स्तंभ है। ठीक है, और इसको हम लोग बोल लेते हैं C3 यानी कि तीसरा स्तंभ या थर्ड कॉलम हम लोग बोल लेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो हमने बात किया कि आव्यूह क्या है, तो अरेंजमेंट है। इसके बाद बात किया अवयव क्या है, तो उस अरेंजमेंट में जो संख्याएं या जो फलन आते हैं उन्हीं प्रत्येक संख्याओं या फलनों को हम उस दिए गए आव्यूह के अवयव कहते हैं। इसके बाद हमने बात किया पंक्ति पे। पंक्ति क्या होता है, तो आव्यूह में जो संख्याओं या फलनों के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, जो व्यवस्था होती है उसके 2 ग्रुप होते हैं। एक क्षैतिज ग्रुप हो जाते हैं, संख्याओं का 2 ग्रुप बन जाता है, एक क्षैतिज ग्रुप और एक बन जाता है ऊर्ध्वाधर ग्रुप। ठीक ना, तो जो क्षैतिज ग्रुप है उसको हम पंक्ति बोल देते हैं। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर ग्रुप है, ऊर्ध्वाधर जो समूह है, ठीक ना, वर्टिकल जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो लाइन जो नंबर्स के जो ग्रुप बन रहे हैं, उनको हम कॉलम यानी कि स्तंभ बोल लेते हैं, जिसे सी से निरूपित कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोटि की, कि कोटि क्या होती है। ठीक ना, तो उससे पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्षैतिज और इसमें पंक्ति और कॉलम की। एक ले लेते हैं, ये 2 3 1 2 1 3 1 2 4 2 1 1, ये हो गया। ठीक है, तो अगर इसमें मैं बात करूं पंक्तियों की, तो कितनी पंक्तियां है, 1 2 3 4, यानी कि R1 R2 R3 R4। इसके कितने स्तंभ है, तो 1 C1 2 C2 3 C3। बात समझ में आया। तो ये जो आव्यूह है इसमें 4 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ है। तो इस तरीके से एक और देखें तो ये ले लेते हैं, चलिए इसी को देखते हैं।
तो इसमें कितनी पंक्तियाँ, एक यानी कि R1, 2 यानी कि R2, कितनी पंक्ति, 2, इसके कितने स्तंभ, तो 1, 2, इसके भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कोटि की, कि कोटि क्या होती है। ठीक है, हम लोग आव्यूह को पहचानेंगे कैसे कि कौन सी आव्यूह क्या है, क्या नाम है, किस प्रकार का है। तो जिस तरीके से हम लोगों की जो आइडेंटिटी होती है, हम लोगों को बताना होता है हमारा नाम है, ठीक है, रवि नाम है, किसी का राम नाम है, किसी का अमित नाम है, तो आपकी आइडेंटिटी है ना। उसी तरीके से जो कोटि होती है वो आव्यूह की आइडेंटिटी होती है, जो ये बताता है कि आव्यूह किस प्रकार का है। ठीक ना, तो वही चीज़ बात आती है कि आव्यूह क्या होती है, आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक ना, तो उसमें स्थित, ठीक है, ये जो हम एक आव्यूह लेते हैं, एग्जाम्पल पे आपको समझाते हैं। ये हम आव्यूह ले लेते हैं 2, 4, 6, 2, 1, 3, 2, 2, 5, ये ले लेते हैं एक आव्यूह। ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 3, और इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 3 होती है। तो जब हम लोग पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को कुछ यूं इस तरीके से लिख लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिए गए आव्यूह की कोटि, जो ये बताता है, कोटि बताता है कि उस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, जिसको हम लोग ये पढ़ लेंगे 3x3 की आव्यूह। ठीक ना, या 3x3 का आव्यूह बोल लेंगे, या हम लोग इसको 3x3, 3x3, ठीक ना, या ऐसे 3 पंक्ति 3 स्तंभ के आव्यूह बोल लेंगे। ठीक ना, ठीक है। अब बात आती है, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ले लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल, ये 1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6। ठीक है, मैं ये एक आव्यूह ले लेता हूँ। ओके, ये ले लिया। तो इसकी मैं अगर कोटि की बात करूँ, कोटि क्या है, तो कोटि लिखने के लिए हम इसके पंक्तियों को पहले लिख लेते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 1, 2, और इसमें कितने स्तंभ है, 1, 2, 3, 4, 4। तो इसकी कोटि क्या हो गई, 2/4 की ये आव्यूह है। ठीक ना, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 × 4, और आव्यूह कैसा है, तो 2/4 या 2 × 4 का आव्यूह, या 2x4 हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि आव्यूह की कोटि क्या बताती है, तो उसमें उपस्थित कोटि क्या बोलते हैं, पंक्तियों और भुजाओं स्तंभों की संख्या को। ओके, यानी कि जो कोटि हो गई, कोटि क्या होती है, कोटि अगर हम लोग बात करें इसके फार्मूले की, तो कोटि को ऐसे बता देते हैं, पंक्तियों की संख्या, ठीक है, गुणे स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोटि को लिख लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, एक और एग्जांपल जान ले, जैसे मैं ले लूँ 2, 1, 3, 1, 2, 5, 2, 6, 4, 1, 1, 3, ये ले लिया। तो इसकी कोटि अगर हमें बतानी हो, ठीक है, या इसे बता दें कि क्या कैसा आव्यूह है, तो बोलेंगे इसकी पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 4, स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, तो 4/3 का ये एक आव्यूह है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी कोटि की बात करें तो 4 × 3। ठीक ना, देखिए अब हम लोग एक और बात होती है इसमें, हम लोग ये जान लेंगे कि ये 4 × 3 जो है, क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूँ कोटि में, तो नहीं, ये 12 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 12 क्या होगा, ये जो 12 है ये बताएगा कि उस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक ना कि उसकी कोटि को या उस आव्यूह को कि उस आव्यूह में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है।
क्यों? क्योंकि ये जो 12 है, अगर हमें ये दे दिया जाए कि ये एक आव्यूह है जिसमें 12 अवयव है, ठीक है, तो इसकी जो आव्यूह होगा उसे बनाइए। तो आव्यूह बनाना होगा तो हम लोग बना सकते हैं एक 12 का, जिसमें एक पंक्ति, एक ये स्तंभ 12 स्तंभ हो जाए। हम लोग बना सकते हैं 2 6 का, यानी कि 2 पंक्ति और 6 स्तंभ हो जाए। बना सकते हैं 3 4 का, 3 पंक्ति 4 स्तंभ हो जाए। बना सकते हैं 4 3 का, 4 स्तंभ 3 पंक्ति, 6 2 का, 6 पंक्ति और 2 स्तंभ। इस तरीके से हम लोग क्या बोल कर सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कोटि होती है इसको हम लोग हमेशा क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं, ना कि उसको गुणा करके रखकर, ठीक ना। अब हम जब अवयवों की संख्या की बात की जाती है कि किसी पंक्ति में जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, तो उसके लिए आपका फार्मूला यही आ जाता है, अवयवों की संख्या, ठीक है। अवयवों की संख्या क्या होगी? अवयवों की संख्या हो जाती है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक है। जैसे मैं ले लूं कि एक कोई आव्यूह है जिसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, यानी कि आपका नंबर ऑफ रो जो है, पंक्तियों की संख्या r वो दे दिया है NR, दे रखा है 3, और NC यानी कि जो स्तंभों की संख्या है वो दे रखा है 4। अगर हमें बताना हो कि उसमें कितने अवयव है, तो आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो वो हो जाती है पंक्तियों की संख्या NR यानी कि 3 गुणे स्तंभों की संख्या NC यानी कि 4, 3 चौके 12, यानी कि उस आव्यूह में 12 अवयव होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया हमारे आव्यूह, अवयव, पंक्ति, स्तंभ, कोटि, ठीक ना। इतनी सारी चीज़ें तो हमने जान लिया, आगे हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन एक मेन जो बात है, जो मुख्य हमारी बात है, वो क्या चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो थोड़ा जान लेते हैं इसके उपयोग की, उपयोग कहाँ होता है। देखिए, उपयोग चूँकि कहीं आता नहीं है, ठीक है, तो और ये बताया भी नहीं जाता है डायरेक्ट आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या अवयव क्या है, क्षैतिज पंक्ति क्या है, आव्यूह के प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ों की बात की जाती है। लेकिन थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग जान लेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहली बात हम लोग ये कर लेंगे कि इसका उपयोग जो है बहुत सारी जगहों पे, लगभग सारे जगहों पे किया जाता है। जैसे इसका उपयोग हम लोग फिजिक्स में भी कर लेते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें कर लेते हैं, आपके जो लाइट है प्रकाशिकी उसमें हो जाता है, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसमें इसका उपयोग हो जाता है। इसका उपयोग यही नहीं, जो नृत्य कला है उसमें भी होते हैं। इसका उपयोग जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, सबसे बड़ी जो इमारत है दुनिया की, हम लोग नाम सुने होंगे आप लोग की बुर्ज खलीफा जो इमारत है, जो सीधी इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा ही नहीं और सारी भी इमारतें हैं, ठीक है, जो सीधी इमारतें होती हैं। एग्जाम्पल में मैंने बुर्ज खलीफा ले लिया। तो जो ये सारे इमारतें होते हैं, तो इनके आउटर लुक जो होंगे उसको बनाने के लिए हम इस आव्यूह का उपयोग करते हैं, ठीक है, आउटर लुक के लिए। बहुत सारी इमारतें हैं जिनके आउटर लुक बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सहयोग लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से 3D एनिमेशन बना लें और उसको हम लोग बता सकें और उसे खींच सकें, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकें। क्लियर? अब देखिए, एक बात हम लोग जान लेंगे कि ये और कहाँ यूज होता है। तो जो आव्यूह है इसका यूज हम लोग
गेमों में भी करते हैं। जो गेम आप लोग खेलते हैं, ये अभी खेलना है, ये क्या बोलते हैं, पबजी, फ्री फायर, जितने भी ये गेम है, इन सब में उपयोग जो होता है इस आव्यूह का किया जाता है। जैसे जो भी है ये सारी गेमें 3D, कुल मिलाकर के आव्यूह का उपयोग 3D बनाने में, 2D जो इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, उनको 3D में रखने में किया जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो कार्टून वगैरह बनते हैं तो उसमें झोपड़ी होती है, ये ऐसे, हाँ, झोपड़ी होती है, या फिर कुछ उसमें कार्टून ऐसे बना दिया जाता है, एक व्यक्ति ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बना दिया जाता है। तो इस झोपड़ी को बनाने में हमारे एक ट्रेंगल का यूज किया गया ऐसे। तो इस ट्रेंगल में स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा ना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा रेक्टेंगल भी ऐसे है, ट्रेपीजियम ऐसे है, ठीक है, ट्रेपीजियम बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद ऐसे चतुर्भुज है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग करके इनके समीकरणों को जब हम लोग व्यवस्थित, ठीक है, रख देते हैं, ठीक ना, एक ब्रैकेट में एक ऐसे अरेंज कर देते हैं, ठीक ना, ये आ गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और कोई मान लेते हैं इसमें यहाँ पे ऐसे सर्कुलर, हाँ, खिड़की है, एक वृत्ताकार खिड़की है, तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरीके से बहुत सारे आप मिल जाते हैं फलन, तो उनको जब अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग 3D एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं इस मैट्रिक्स का, यानी कि गेम में कर लेते हैं। इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी में करते हैं। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो जनरली हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे पेटीएम करना, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमारे जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, इन सब में एक बैंक से अमाउंट जो है कुछ पैसा दूसरे के अकाउंट में, हाँ, ट्रांसफ़र करना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है ऐसे, ठीक है, और इसके पास फ़ोन है, फ़ोन है, ओके। एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है और इसके पास भी फ़ोन है। यस है। तो इनको कुछ रुपया, इनका बैंक हो गया, ये बैंक से, ये इनके पास बैंक हो गया, तो ये अपने अकाउंट से, बैंक से फ़ोन के थ्रू इनको 1000 रुपया भेजा। क्या? 1000 रुपया इनको ट्रांसफ़र किया, या ये इनको भेज दिए 1000 रुपया। हाँ, तो जो ये 1000 रुपया भेजा गया है, या ये 1000 रुपया इनको भेज रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करने में ये जो डायरेक्ट जो अमाउंट है वो इनके यहाँ से इनके यहाँ नहीं पहुँचता है, ये एक कोड के थ्रू जाता है, कोड के थ्रू। जैसे ऐसे ZYX205Y3 ये MNX21N ऐसे करके कोड के थ्रू इनके यहाँ से इंफॉर्मेशन एक होता है, वो निकल करके इनके पास पहुँचता है और यहाँ से ये इनको प्राप्त होता है। ठीक है, ये ऐसे कोड बनते हैं। जैसे ये इनको 3000 रुपया भेज दिए, ठीक है, तो ये 3000 रुपया डायरेक्ट इनको नहीं मिलता है, ये एक कोड के थ्रू जाता है, ये एक कोड बनता है 25X7, ठीक है, Z20PRQ, ठीक है, X Y ऐसे करके एक कोड बनता है।
जो कि इन दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले के पेमेंट में जाता है। चूँकि यहाँ पे ये नहीं है, मैं आप लोग को एक जनरल एग्जांपल लेकर के कैसे होते हैं ये बात करते हैं। ये भेजते हैं। अब ये क्यों भेजते हैं? ये इसलिए भेजते हैं कि यदि हम यहाँ से पैसा इनको भेज रहे हैं, यहाँ से ऐसे पैसा भेज रहे हैं, अगर बीच में कोई हैकर बैठ गया हो, कोई हैकर यहाँ पे आकर के क्या कर रहा है, तिगड़म लगा दिया, बैठ गया हो, अगर ये डायरेक्ट पैसा यहाँ जाता तो ये क्या कर देता, 20 से इकट्ठ करके अपने पास मंगा लेता, हैक करके यहाँ पे नहीं पहुँचता। ठीक है, तो इसी हैकिंग को रोकने के लिए, ये चूँकि यहाँ पे बहुत कम होता है, ना के बराबर, यहाँ पे ये जो पेटीएम वगैरह में ये जो है ये ना के बराबर होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। इसी हैकिंग को रोकने के लिए, यानी कि जो अमाउंट है वो इनके पास ना जाए, उसके लिए ये इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन तैयार होती है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन इनके यहाँ जाता है तो थोड़ा सा हैकर को प्रॉब्लम होती है कि इसको ब्रेक करना। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम ऐसे मैट्रिक्स में रख करके इस इंफॉर्मेशन को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक ना, तो ये ब्रेक करना आम बात नहीं है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या ब्रेक होगा भी तो बहुत ही हार्डली, बहुत ही मेहनत लगेगा, जिससे कि मतलब ये ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक ये होने से पहले ये दूसरे के तरफ पहुंच जाता है, दूसरे के अकाउंट में। ठीक है, जो कि वहाँ सिक्योर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस आरबीयू का यूज करते हैं ताकि जो हमारा अमाउंट है वो अपने एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में आराम से पहुँचाया जा सके। ठीक है, जिससे बीच में हैकिंग वगैरह न किया जा सके, तो वहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, जनरली इसका यूज इन सब में नहीं होता है, हम लोग इसका यूजेज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ इसका यूज होता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन क्या होता है? ठीक है, तो ये करेंसी है। जैसे हम लोगों की जो करेंसी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी क्या होती है कि जिसे हम छू सकें उसे फिजिकल, और डिजिटल यानी कि जिसको छू नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें कॉइन जो मिलता है ना, उस अकाउंट में भेजते हैं, या फिर अकाउंट में पैसा दिखाता है इतना अमाउंट है, तो उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ 10,000 है। जब निकालते हैं जो हमारे पास नोट आती है, जो सिक्का आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फिजिकल करेंसी। तो उसी तरीके से जो बिटकॉइन है ये एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, इसका उपयोग जनरली ऐसा नहीं होता है, ये इंटरनेशनल कॉइन्स होते हैं। ठीक है, इसका वहाँ पे बिटकॉइंस का वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका वहाँ पे तो बात आती है कि ये मीन्स क्या, इस बिटकॉइन का मतलब क्या, कहाँ पे, कैसे, क्या चीज़ है। तो देखिए बिटकॉइन का मतलब ये होता है कि जो एक अकाउंट से जब दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, बिटकॉइन को, अमाउंट को, तो बीच में हैकर बैठे होते हैं, ये इनको हैक करते हैं। ये क्यों हैक करते हैं, थोड़ी ये बात करते हैं। तो जैसे ये रुपया है तो उतना हम लोग 10 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, ये छोटी छोटी बातें हो गई। या थोड़ी सी हम और ऊपर वाले जाए तो हम लोग जानते हैं डॉलर। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि $1 जो होता है वो 67। ठीक है, या फिर अधिक से अधिक 80, या फिर अधिक से अधिक खूब बढ़ेगा तो क्या हो सकता है 100 रुपया, इंडियन जो करेंसी है वो रुपया, ये चीज़ हो सकता है। इनको हैक करना, इतना मिलेगा, अधिक से अधिक क्या मिलेगा, 100 रुपया। एक अगर डॉलर हैक किया गया तो अधिक से अधिक खूब महंगा होगा तो 100 रुपया के बराबर होगा। सब 67 रुपया के बराबर होगा, 70 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो बिटकॉइन होता है ना, ये एक जो बिटकॉइन होती है वो 7 लाख के बराबर होता है। ठीक है, वो कितने के बराबर होता है, 7 लाख के बराबर होता है। अगर बंदा बीच में अगर 4 बिटकॉइन या 5 बिटकॉइन, अगर ये 5 बिटकॉइन हैक किया तो क्या कर लिया, 7 × 5 = 35 लाख रुपया वो कमा लिया। ठीक है, तो इतनी ये जो बड़ी जो करेंसी है, इसी की हैकिंग वगैरह रोकने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स का।
जो कि क्या करता है, हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा देता है, इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग यहाँ देख लिए, बहुत सारे ये ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे जो हमारे ज्योमेट्री के x की जो वैल्यू x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 3, फिर x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 7, ठीक है, ऐसे मिल गया तो इनको हम लोग अरेंज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1, 3, 2, 7, ठीक है। तो इस तरीके से रख करके हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और इन सभी का हम लोग डेली लाइफ में इस तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारी आव्यूह और डेली लाइफ में उपयोग। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि ये जानते हम लोग नहीं है, केवल टेक्स्ट बुक में फंस करके रह गए हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, हमारी जो भी मैथ्स के जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, कैलकुलस हुआ, वेक्टर हुआ, हाँ, मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, जो भी हैं, समझ लीजिए कि इन सबको हम जो पढ़ते हैं वो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग बाकी चैप्टर्स को भी जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे मैट्रिक्स के टाइप के बारे में कि मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं।